आज हम 1857 के उस महाविद्रोह पर एक गहरी नजर डालेंगे जिसने ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था। जी, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं और भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी। तो हम मेरठ में उठी उस पहली चिंगारी से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये आग पूरे उत्तर भारत में फैली कैसे, इसके पीछे के असली कारण क्या थे और बुझने के बाद भी इसने हमारे इतिहास पर क्या निशान छोड़े। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है एक अफवाह से। एक ऐसी अफवाह जो इतनी ताकतवर थी कि उसने एक साम्राज्य को उसके घुटनों पर लाने की नौबत पैदा कर दी। ये बात है 1857 की गर्मियों की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के लिए एक नई राइफल पेश की थी, एनफील्ड राइफल। इसकी खासियत ये थी कि इसमें जो कारतूस इस्तेमाल होता था उसे बंदूक में भरने से पहले दांत से काटना पड़ता था। कुछ ही हफ्तों में पूरी फौज में ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। और ये तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। बिल्कुल, उनके लिए ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि अंग्रेज वो उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। जब कुछ सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया तो अंग्रेज अफसरों ने उन्हें सजा दी, उनकी वर्दी उतरवाई, बेड़ियां पहनाई और जेल में डाल दिया। ये अपमान बाकी सिपाहियों से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर 10 मई की शाम को विद्रोह हो गया। हाँ, उन्होंने बगावत कर दी, जेल के दरवाजे तोड़ दिए, अपने साथियों को आजाद कराया और मारो फिरंगी को के नारे के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़े। मेरठ में अंग्रेजी हुकूमत को एक रात में उखाड़ फेंकने के बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। चलो दिल्ली का नारा लगा। पर दिल्ली ही क्यों? दिल्ली का चुनाव बहुत सोचा समझा कदम था। दिल्ली मुगल सल्तनत की राजधानी थी। लेकिन उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तो सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। सही बात है, उनकी हुकूमत लाल किले से बाहर नहीं चलती थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजर में वो अब भी बादशाह थे। वो एक प्रतीक थे, भारत की पुरानी शान का। 11 मई की सुबह ये सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर से इस बगावत की बागडोर संभालने को कहा। पर बहादुर शाह तो 82 साल के बुजुर्ग थे, उनके पास न सेना थी न खजाना। क्या वो तैयार थे जिम्मेदारी के लिए? बिल्कुल नहीं। वो पहले तो बहुत हिचकिचाए, उन्हें पता था कि वो अंग्रेजों की ताकत के सामने कहीं नहीं टिकते। तो फिर वो माने कैसे? जब विद्रोही सिपाही जबरदस्ती उनके महल में घुस आए और उन पर दबाव बनाया तो उनके पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। पर जैसे ही उन्होंने हामी भरी इस विद्रोह का मतलब पूरा चरित्र ही बदल गया। कैसे? अब ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं रही, इसे मुगल बादशाह की मंजूरी मिल गई थी। एक तरह की कानूनी और राजनीतिक वैधता मिल गई। बहादुर शाह जफर के नाम से पूरे देश में चिट्ठियां भेजी गईं, राजाओं और नवाबों से अपील की गई कि वो इस लड़ाई में शामिल हों। तो इसने विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। एक तरह से हाँ। उस वक्त के लिए बादशाह का नाम एक साझा झंडे की तरह था, जिसके नीचे अलग अलग समूह एकजुट हो सकते थे। और जैसे ही दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे की खबर फैली, ये एकता दिखनी भी लगी। और फिर तो उत्तर भारत की एक एक छावनी में बगावत की आग भड़क उठी। हाँ, जैसे ही ये खबर कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आरा जैसे दूसरे सैनिक ठिकानों तक पहुंची, वहां भी विद्रोह भड़क उठा। और हर जगह एक पैटर्न साफ नजर आता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? कहीं तोप का गोला दागा जाता तो कहीं बिगुल बजाकर बगावत का संकेत दिया जाता। इसके बाद सिपाही सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा करते, सरकारी खजाना लूटते, फिर वो उन चीजों पर हमला करते जो उन्हें अंग्रेजी राज का प्रतीक लगती थी। जेल, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, अंग्रेजों के बंगले। वो हर उस दस्तावेज को जला देना चाहते थे जिसमें उनके कर्जे या जमीन का हिसाब किताब था। तो ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम के खिलाफ था जो उन्होंने बनाया था। और क्या इसमें सिर्फ सिपाही ही शामिल थे? नहीं, जैसे ही सिपाही शहर में दाखिल होते, आम लोग, किसान, कारीगर सब उनके साथ हो लेते थे। वो सिर्फ अंग्रेजों पर ही हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उन अमीर साहूकारों और महाजनों को भी निशाना बना रहे थे जिन्हें वो अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। मतलब ये सिर्फ कारतूस का गुस्सा नहीं था, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों ने हर किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सही पकड़ा। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। दर्शकों से अलग अलग वजहों से भाप बन रही थी। चर्बी वाला कारतूस तो बस वो सीटी थी जो आखिर में बच गई। वो असली वजह क्या थी जिनके वजह से समाज का हर तबका इतना नाराज था? अगर राजनीतिक स्तर पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो एक बहुत बड़ी वजह थी। उसने कई रियासतों जैसे सतारा, नागपुर और झांसी को निगल लिया था
और 1856 में जब अवध को हड़प लिया गया तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। अवध का मामला इतना खास क्यों था? मुझे लगता है अवध ही इस पूरे विद्रोह का सेंटर पॉइंट बन गया था। बिल्कुल, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। मतलब कंपनी की फौज के ज्यादातर सिपाही अवध के गांव से आते थे। जब अंग्रेजों ने उनके नवाब को गद्दी से हटाया तो ये हर सिपाही का निजी अपमान था। और फिर वहां नई लगान व्यवस्था भी तो लागू की गई थी। हाँ, एक मुश्त बंदोबस्त। इसके तहत अंग्रेजों ने उन तालुकदारों से उनकी जमीनें छीन ली जो पीढ़ियों से वहां के मालिक थे। सोचिए, एक झटके में आपकी इज्जत, आपकी आमदनी सब खत्म। तो अवध में गुस्सा हर तरफ था, सिपाही में, किसान में, तालुकदार में, कारीगर में। और इसी गुस्से ने विद्रोह के बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह। हाँ, और हर किसी के पास लड़ने की अपनी वजह थी। कानपुर में नाना साहेब, उनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए बेटे को वारिस बनवाना चाहती थी, जिसे अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत मानने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। लखनऊ में बेगम हजरत महल अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थीं और बिहार के आरा में 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ऐसा लगता है कि कोई एक भारत बचाने के लिए नहीं लड़ रहा था। हर कोई अपना अपना राज, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। हाँ, ये एक साझा दुश्मन के खिलाफ कई अलग अलग लड़ाइयाँ थीं। राष्ट्रवाद की वो भावना जो हम आज समझते हैं उस वक्त मौजूद नहीं थी। पर ये इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी भी तो रही होगी। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ताकत इसलिए कि इसने समाज के अलग अलग हिस्सों को लड़ने की वजह दी, और कमजोरी इसलिए कि कोई एक केंद्रीय योजना या नेतृत्व नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने एकता बनाने की कोशिश तो की होगी, खासकर हिंदू और मुसलमानों के बीच। उन्होंने जबरदस्त कोशिश की। विद्रोहियों की तरफ से जो भी घोषणा पत्र जारी किए जाते थे, जैसे कि आजमगढ़ घोषणा, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत जोर दिया जाता था। बहादुर शाह जफर के नाम से जारी अपीलों में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई दी जाती थी। कई जगहों पर हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए विद्रोहियों ने गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। और इसी माहौल में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने भी जरूर बड़ी भूमिका निभाई होगी। बहुत बड़ी। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह ने तो चिंगारी लगाई ही थी। फिर एक और अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। इस एक अफवाह ने तो विद्रोह को छावनी से निकालकर घर घर पहुंचा दिया होगा। बिल्कुल। लोगों ने सरकारी आटा खरीदना बंद कर दिया। एक भविष्यवाणी भी बहुत मशहूर हुई कि प्लासी की लड़ाई के 100 साल बाद यानी 1887 में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। और वो चपातियां, मैंने सुना है कि गांव में चपातियां बांटी जा रही थी। हाँ, वो सबसे रहस्यमयी थी। रात को एक चौकीदार आता, दूसरे गांव के चौकीदार को एक चपाती देता और कहता कि ऐसे ही 5 और बनाकर आगे भेज दो। इसका मतलब क्या था? आज तक कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन इसने लोगों में ये एहसास जरूर पैदा कर दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। एक संकेत था, एक इशारा कि सब तैयार रहें। विद्रोह की इस आग को देखकर अंग्रेजों का पहला रिएक्शन क्या था? वे तो हक्के बक्के रह गए होंगे। शुरू में तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जिन सिपाहियों के दम पर उन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीता था, वही उनके खिलाफ उठ खड़े हो गए। कई हफ्तों तक तो उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था। पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य इतना कमजोर नहीं था। उन्होंने फौरन ब्रिटेन से और सेनाएं मंगवाईं और पूरी ताकत से पलटवार किया। और उनका पलटवार कैसा था? बेहद क्रूर और बर्बर। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए नए कानून बनाए, जिनके तहत किसी भी भारतीय पर सिर्फ शक के आधार पर मुकदमा चलाकर मौत की सजा दी जा सकती थी। ये कानून नहीं था, ये दहशत फैलाने का एक हथियार था। सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्जा हो गया। एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उनकी गुमनामी में मौत हुई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। दिल्ली पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने भयानक बदला लिया। हजारों लोगों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया या तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। गांवों के गांव जला दिए गए। उनका संदेश साफ था, अगर बगावत करोगे तो यही हश्र होगा। ये सुनना भी कितना भयानक है। ये सिर्फ एक बगावत को दबाना नहीं था। नहीं, ये एक मिसाल कायम करना था। दहशत फैलाकर ये सुनिश्चित करना था कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत न करे। बदला लेने की भावना चरम पर थी। गांव के गांव जला दिए गए, विद्रोहियों को सरेआम फांसी दी गई या तो तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया।
और ये लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, तस्वीरों में भी लड़ी जा रही थी। हाँ, ये उस दौर का प्रोपेगेंडा वॉर था। अंग्रेज चित्रकारों ने विद्रोहियों को शैतान की तरह दिखाया, जो मासूम अंग्रेज औरतों और बच्चों की हत्या कर रहे हैं, ताकि ब्रिटेन की जनता में गुस्सा भड़के। हाँ, वहीं दूसरी तरफ जब भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो इन्हीं 1857 के नेताओं को हीरो की तरह चित्रित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए वीरांगना की छवि। इन तस्वीरों का मकसद था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना। 1858 के अंत तक ये विद्रोह लगभग पूरी तरह कुचल दिया गया। तो क्या हम इसे एक असफल विद्रोह मान लें? इसकी असफलता के मुख्य कारण क्या थे? अगर नतीजों के हिसाब से देखें तो हाँ, ये असफल रहा। कई कारण थे। पहला, एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दक्षिण और पश्चिम भारत शांत रहा। और कई रजवाड़ों ने तो अंग्रेजों का साथ भी दिया था। हाँ, जैसे हैदराबाद, ग्वालियर। तीसरा, विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। और आखिरी बात, उनके पास भविष्य की कोई साफ योजना नहीं थी। अंग्रेजों को भगाने के बाद देश कैसे चलेगा, इसका कोई नक्शा नहीं था। लेकिन क्या इस असफलता के बावजूद इसकी कोई विरासत है? क्या इसने कुछ बदला? इसने सब कुछ बदल दिया। ये विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। हाँ, 1858 में महारानी विक्टोरिया के हाथों में। अंग्रेजों को समझ आ गया कि वो भारतीयों की भावनाओं को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी नीतियां बदली, फौज का पुनर्गठन किया। और शायद सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। निश्चित रूप से 1857 के विद्रोहियों का साहस और बलिदान बाद में आजादी के दीवानों के लिए एक मिसाल बन गया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो खास तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए बनाया गया है। इसमें मैं कुछ सवाल पूछूंगी और आप उनके तथ्यात्मक जवाब देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1857 के विद्रोह के जो सैनिक कारण थे वो क्या थे? देखिए, सबसे पहला और सबसे तात्कालिक कारण तो वो चर्बी वाले कारतूस ही थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अकेली वजह नहीं थी। सिपाहियों में भेदभाव को लेकर बहुत गुस्सा था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों से कम वेतन मिलता था और तरक्की के मौके तो ना के बराबर थे। और एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी तो था। हाँ, वो भी एक बड़ी वजह था। उस कानून के तहत सिपाहियों को लड़ने के लिए समुद्र पार कहीं भी भेजा जा सकता था, जो उस समय कई हिंदुओं के लिए धर्म के खिलाफ था। और आखिर में ये सिपाही सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो वर्दी में किसान थे। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से गांवों में उनके परिवार तबाह हो रहे हैं, तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। अगला सवाल, अवध 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र क्यों बन गया? अवध का मामला बहुत खास है। पहली बात तो ये कि 1856 में अवध का विलय ही बहुत अपमानजनक तरीके से किया गया था। फिर एक मुश्त बंदोबस्त लागू करके तालुकदारों से उनकी जमीनें छीन ली गई, जिससे वो नाराज हो गए। नवाब को हटाने से पूरा दरबार जो उन पर निर्भर था बेरोजगार हो गया। किसानों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। मतलब सेना के ज्यादातर सिपाही वहीं से थे। तो जब अवध में आग लगी तो सेना में वो आग अपने आप फैल गई। ठीक है, तीसरा सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने सामाजिक एकता को कैसे बढ़ावा दिया? उन्होंने एकता पर बहुत जोर दिया, खासकर हिंदू मुस्लिम एकता पर। पहला काम तो ये किया कि अंग्रेजों को साझा दुश्मन बताया। बहादुर शाह जफर का नेतृत्व स्वीकार करना भी इसी दिशा में कदम था, क्योंकि वो दोनों समुदायों के लिए एक प्रतीक थे। जितनी भी घोषणाएं जारी हुईं, उनमें दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया गया। और जैसा मैंने पहले बताया, गाय की कुर्बानी पर पाबंदी जैसे कदम भी उठाए गए, ताकि हिंदुओं को ये न लगे कि उनकी भावनाओं की कद्र नहीं है। चौथा सवाल, 1857 के विद्रोह के बारे में अफवाहों और भविष्यवाणियों की भूमिका क्या थी? अफवाहों की भूमिका बहुत बड़ी थी। ये लोगों के डर और अविश्वास को दिखाती हैं। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह तो सबसे बड़ी थी ही। इसके अलावा आटे में हड्डियों के चूरे की अफवाह ने भी लोगों को डरा दिया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। एक भविष्यवाणी भी बहुत चल रही थी कि प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद यानी 1857 में अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। और वो चपातियों वाली बात? हाँ, वो चपातियां जो रातों रात एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाई जा रही थीं, उनका असली मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन ये साफ था कि वो किसी आने वाले बड़े बदलाव का संकेत थीं। इन सब ने विद्रोह के लिए जमीन तैयार की। आखिरी सवाल, इतनी बहादुरी के बावजूद
1857 का विद्रोह असफल क्यों हो गया? इसके कई कारण थे। सबसे पहला, एक केंद्रीय संगठन और सर्वमान्य नेता की कमी थी। बहादुर शाह जफर अनिच्छुक नेता थे और बाकी नेता अपने अपने इलाकों में ही असरदार थे। उनमें आपसी तालमेल नहीं था। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। दक्षिण और पश्चिम भारत इससे लगभग अछूता रहा। और कई रजवाड़ों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। बिल्कुल, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, इन सब ने अंग्रेजों की मदद की, जो एक बहुत बड़ा झटका था। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की भी कमी थी और शायद सबसे जरूरी बात, उनके पास भविष्य की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। वो अंग्रेजों को भगाना तो चाहते थे, पर उसके बाद क्या होगा, इसका कोई खाका किसी के पास नहीं था। ये साफ है कि 1857 सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है। ये उन आम लोगों के साहस, उनके सपनों और उनकी कुर्बानियों का प्रतीक है। जी, भले ही ये आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्यों में असफल रहा, लेकिन इसने उस चिंगारी को हवा दे दी जो 90 साल बाद आज़ादी की ज्वाला बनी। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी एक असफल विद्रोह भी भविष्य के सफल आंदोलनों के लिए सबसे जरूरी नींव कैसे बन सकता है। बिल्कुल, इतिहास में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाती।